नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम है पश्चिमी घाट श्रृंखला और पूर्वी घाट श्रृंखला। आज इन दो घाटों की हम चर्चा करेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी भारत के विभिन्न पठारों की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट श्रृंखला। तो विद्यार्थियों, अगर हम पश्चिमी घाट श्रृंखला की बात करें तो विद्यार्थियों, पश्चिमी घाट श्रृंखला आपको इस क्षेत्र में दिखाई देती है, भारत के पश्चिमी इलाके में, इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। कहाँ से शुरू होती है विद्यार्थियों? तो शुरू होती है, ये है ताप्ती नदी का मुहाना। मुहाना वो जगह होती है जहाँ पर कोई नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये है ताप्ती नदी का मुहाना, जहाँ से ताप्ती नदी समुद्र में विलीन होती है अरब सागर में। यहाँ से ये शुरू हो जाता है विद्यार्थियों, और शुरू होने के बाद ये नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार क्या है, तो आप जवाब देंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यदि हम इस पूरे क्षेत्र की लंबाई की बात करें विद्यार्थियों, तो लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। एक चीज़ जो आप इसमें ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, एक चीज़ जो आप इसमें ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में, वो ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो कोई पर्वत नहीं है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। हालांकि हम बोल देते हैं इसको सामान्य बोलचाल में कि पश्चिमी घाट पर्वत, बट एक्चुअल में ये पर्वत नहीं है। ये क्या है? तो विद्यार्थियों, हम ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। कैसे बना ये भ्रंश कगार, तो जरा हमसे समझ लेते हैं। तो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है ये किसी समय में हिस्सा हुआ करता था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत। और गोंडवाना लैंड में भी जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है जुड़ा हुआ था अफ्रीका के साथ। ये जो दक्षिण का भारत का हिस्सा है ये किसी समय में अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। और जब ये हिस्सा अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ, जब ये हिस्सा अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ, उसी समय में निर्माण होता है पश्चिमी घाट श्रृंखला का। ठीक है, उसी समय में निर्माण होता है पश्चिमी घाट श्रृंखला का। कैसे अलग हो गया? तो मान लीजिए ये कोई बड़ा सा हमारे पास टुकड़ा है, इसे समझने के लिए जरा हम इस तरीके से देख लेते हैं। ये कोई बड़ा सा टुकड़ा था, अब ये बीच में से क्या हुआ, इसमें फॉल्ट आ गया, इसमें दरार आ गई और ये दो हिस्सों में यहाँ से बट गया। तो एक कगार का निर्माण हुआ ये, और एक कगार का निर्माण हुआ विद्यार्थियों ये। तो एक्चुअल में ये कगार ही है, ये कगार है। तो क्या इसका हमारे पास कोई वैज्ञानिक सबूत है कि हाँ ऐसा हुआ था? तो बिल्कुल है विद्यार्थियों, इसका हमारे पास प्रमाण है कि ये घटना हुई थी और किसी समय में भारत जो है अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। क्या प्रमाण है? तो प्रमाण है विद्यार्थियों ये कि इस पूरी दुनिया में अगर हम शेरों की बात करें, शेर भी कौन से? बबर शेर, बालों वाले शेर। तो वो जो बबर शेर होते हैं पूरी दुनिया में विद्यार्थियों आपको दो ही जगह मिलेंगे। या तो वो आपको मिलेंगे अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में, या फिर वो आपको मिलेंगे कहाँ? वो मिलेंगे भारत में गुजरात प्रांत में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में। या तो यहाँ आपको गुजरात में मिलेंगे वो, या अफ्रीका में मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है विद्यार्थियों क्योंकि किसी समय में ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है जुड़ा हुआ था अफ्रीका के साथ। इसीलिए जब ये टूट करके अलग हुए तो कुछ शेर भी इस हिस्से के साथ टूट करके भारत में आ गए। तो ये निश्चित बात है कि हाँ ये हिस्सा अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, और जब ये हिस्सा टूटा, अफ्रीका से ये हिस्सा जब टूटा, तो इसी हिस्से के टूटने के कारण ही निर्माण हुआ भ्रंश कगार का। ध्यान रखेंगे। अब चूंकि ये भ्रंश कगार है, पर्वत नहीं है, इसलिए इसकी एक विशेषता हमें और देखने को मिलती है। जैसे क्या? तो पर्वत सामान्य रूप से हमें इस शेप में देखने को मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लेकिन भ्रंश कगार ऐसा नहीं है। भ्रंश कगार कैसा है? तो विद्यार्थियों भ्रंश कगार आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। भ्रंश कगार जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के भ्रंश कगार को देखता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और भ्रंश कगार को देख रहा है, तो हाँ उसे ढाल की तो अनुभूति होगी, ये बात सच है, उसे लगेगा कि हाँ काफ़ी ढाल है।
लेकिन ये उसे कोई पर्वतनुमा संरचना नहीं लगेगी, ये उसे कोई पर्वतनुमा संरचना नहीं लगेगी। लेकिन उसी समय में अगर यहाँ पर खड़ा व्यक्ति कोई इसको देखता है, मान लीजिए इसी समय में यहाँ पर खड़ा व्यक्ति कोई इसको देखता है, तो उसके लिए ये एक ऊंची सी पर्वत के रूप में, एक पर्वत या एक ऊंची सी दीवार के रूप में उसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोई पर्वत नहीं है बल्कि भ्रंश कगार है। ठीक है, कगार कैसे बना तो हमने इस बात को जान लिया। ठीक है, अब इसी वजह से विद्यार्थियों, इसी वजह से आप देखोगे कि पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल तटीय इलाके से लगा हुआ नहीं है, ये जो है बिल्कुल तटीय इलाके से लगा हुआ नहीं है बल्कि तटों से थोड़ा सा दूरी पर है, क्योंकि इस तरीके से ये संरचना का निर्माण कर रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम भ्रंश कगार, यदि हम इस पश्चिमी घाट भ्रंश कगार में कुछ महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो है हम यहां देख लेते हैं विद्यार्थियों। इस पूरी की पूरी पश्चिमी घाट श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चोटी है वो है विद्यार्थियों काल सुबई। पश्चिमी घाट श्रृंखला में जो पहली महत्वपूर्ण चोटी है वो है काल सुबई। विद्यार्थियों काल सुबई जो है महाराष्ट्र में मौजूद है और काल सुबई जो है उत्तरी सह्याद्री। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसका एक नाम और है और वो है सह्याद्री। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम सह्याद्री भी है। ठीक है, और हिमालय का एक अन्य नाम हिमाद्री है। ध्यान रखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम हिमाद्री है। ये बीईओ परीक्षा जो हुई थी अभी कुछ दिन पहले उसमें पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, हिमाद्री के नाम से किसको जानते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को, और सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में सह्याद्री जो है उसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी काल सुबई है। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पश्चिमी घाट जो है या पूरा का पूरा सह्याद्री जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। और कहां से बटा हुआ है तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। विद्यार्थियों अक्षांश रेखाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है पूरे के पूरे सह्याद्री को दो हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। ध्यान रखेंगे, तो काल सुबई जो महाराष्ट्र में है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। अब जब हमने उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देख ली तो फिर हमें दक्षिणी सह्याद्री की भी ऊंची चोटी पता होनी चाहिए। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काद्रे मुख। ध्यान रखेंगे, या कुद्रे मुख भी इसे कहा जाता है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काल सुबई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रे मुख, जो कि कर्नाटका में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के समीप है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन्हें सुनिएगा और इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो काल सुबई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी तकरीबन 1646 मीटर। जैसे ही आप काल सुबई से आगे की ओर बढ़ोगे तो काल सुबई से आगे जब आप बढ़ोगे तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी आपको दिखाई दे रही है ये है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। काफ़ी फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, महाबलेश्वर का मंदिर जो है काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में। तो काल सुबई के आगे बढ़ेंगे हम तो काल सुबई के दक्षिण में जो आपको एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी देखने को मिलेगी, इस महत्वपूर्ण चोटी का नाम है विद्यार्थियों महाबलेश्वर और ये भी महाराष्ट्र में है। विद्यार्थियों महाबलेश्वर से ही आप देख पा रहे होंगे कि महाबलेश्वर से ही उद्गम होता है कृष्णा नदी का। तो ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित पर्वत जिसका नाम है महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, यहीं से उद्गम होता है कृष्णा नदी का, जो कि इस प्रायद्वीपीय पठार से होते हुए आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो काल सुबई के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से उदय होता है कृष्णा नदी का। महाबलेश्वर से अगर हम आगे बढ़ें तो महाबलेश्वर से आगे बढ़ने पर
या महाबलेश्वर के दक्षिण में आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। विद्यार्थियों, महाबलेश्वर से दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आप अगर ध्यान दोगे तो विद्यार्थियों, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही उद्गम हो रहा है कावेरी नदी का। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही उद्गम होता है कावेरी नदी का, और कावेरी नदी भी ढाल के पथ का पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी कर्नाटका से, और कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ध्यान रखिएगा, ये नदियों वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि ये जो पर्वत श्रृंखला है काफ़ी सतत है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गैप है, और ये आपको यहाँ पर एक बड़ी सी पर्वतीय गांठ देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, ये जो पर्वतीय गांठ है, इस पर्वतीय गांठ का नाम है नीलगिरी। ये जो आप पर्वतीय गांठ देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये है नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ी गांठ क्यों है विद्यार्थियों? एक्चुअल में क्या है, ये जंक्शन है, देखा जाए तो जंक्शन है। और नीलगिरी की पहाड़ी ही वो जगह है, नीलगिरी की गांठ ही वो जगह है जहां पर पश्चिमी घाट श्रृंखला और पूर्वी घाट श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं। ध्यान रखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी ही या नीलगिरी की गांठ ही वो जगह है, वो जंक्शन है जहां पर पश्चिमी घाट श्रृंखला और पूर्वी घाट श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए वो कौन सी जगह है जहां पर पश्चिमी घाट श्रृंखला और पूर्वी घाट श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं। तो वो जगह है विद्यार्थियों नीलगिरी, जिसे आप यहाँ मैप पर देख पा रहे होंगे। तो नीलगिरी में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं। बात करें नीलगिरी की तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए नीलगिरी जो है कितने राज्यों में विस्तृत है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक बड़ा सा पर्वतीय इलाका है, और ये जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये जो है आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये जो ऊपर की ओर से आ रहा है ये है कर्नाटका, ठीक है। इसके पूर्व में आपको मिलेगा तमिलनाडु, और दक्षिण में या पश्चिम दिशा की ओर आपको मिलेगा केरल। तो ये 3 राज्यों में फैली हुई है जो नीलगिरी श्रृंखला है या नीलगिरी गांठ जो है, ये 3 राज्यों में आपको मिलेगी। कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं विद्यार्थियों कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। इन 3 राज्यों में विस्तार है नीलगिरी गांठ का या नीलगिरी श्रृंखला का। विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो नीलगिरी में ही पड़ता है दोदा बेटा नाम का पर्वत। अगर कभी आपसे पूछे कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए, अगर कभी आपसे पूछे कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए विद्यार्थियों, तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है दोदा बेटा। दोदा बेटा नाम का जो पर्वत है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, और ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ध्यान रखेंगे, नीलगिरी में ही आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई है 2636 मीटर, और ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊंचा एक पर्वत और है जो कि संपूर्ण दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बनने वाला है। तो ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो नीलगिरी काफी महत्वपूर्ण है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहीं पर स्थित है दोदा बेटा पर्वत, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दक्षिण भारत का। अच्छा, अगर आप इससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे, आप देख पा रहे होंगे नीलगिरी से थोड़ा हम और आगे बढ़े तो बाई शेप में हमें कुछ आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। उल्टा बाई हम इसे कहेंगे। तो बाई शेप में एक आकृति हमें देखने को मिलती है विद्यार्थियों। ये जो है 3 भागों में विस्तृत है, ठीक है। ये जो है 3 भागों में विस्तृत है। ये जो ऊपर वाला इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पहाड़ी का जो ऊपर वाला इलाका है ये है अनाईमुडी पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। ये जो ऊपर वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका ये है अनाईमुडी पहाड़ी। सबसे नीचे का जो इलाका देख रहे हैं ये है कार्डामम पहाड़ी। और ये जो आप इस हिस्से का, ठीक है, ये जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये जो पहाड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं ये है पालनी की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। दक्षिण भारत में जब आप जाओगे तो उल्टे बाई की तरह, उल्टा बाई क्यों, सीधा बाई है ये, ठीक है। तो बाई की तरह आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है, उल्टा ही है, सीधा नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो ऊपर वाला
आपको पर्वतीय श्रृंखला दिखाई दे रही है ऊपर की ओर, ये है अनाईमुडी श्रृंखला। इसके नीचे दक्षिण में आप चले जाओगे तो ये है कार्डामम, और कार्डामम के उत्तर पूर्व दिशा में ये जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है ये है पालनी की पहाड़ियां। विद्यार्थियों, ये तीनों की तीनों ही पहाड़ियां काफी महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है कि ये जो आपको अनाईमुडी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी अनाईमुडी पहाड़ी में ही मौजूद है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है अन्नामुडी। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नामुडी इसी अनाईमुडी पहाड़ियों पर ही मौजूद है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है अन्नामुडी, वो इसी अनाईमुडी पहाड़ियों पर ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ अन्नामुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। किस पहाड़ी पर है? तो अन्नामुडी पहाड़ी पर ही ये मौजूद है। इसके दक्षिण में आपको जो श्रृंखला देखने को मिलती है वो है कार्डामम। ध्यान रखेंगे, वो है विद्यार्थियों कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी का एक अन्य नाम जो है इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी इसलिए है क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डामम ही कहा जाता है। तो ये जो दक्षिण में आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है ये है कार्डामम पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, इसे हम इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती काफ़ी होती है, इस वजह से इसका नाम इलायची पहाड़ी पड़ गया है। तो ध्यान रखेंगे, इलायची पहाड़ी कहाँ है? इलायची पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी है, जो कि केरल राज्य में विस्तृत है। अच्छा, इसकी यदि हम उत्तर पूर्व में जाएं तो ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है ये है पालनी की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है विद्यार्थियों? ये पालनी की पहाड़ी है, और पालनी की पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ये है पालनी की पहाड़ी, और ये तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। अब विद्यार्थियों, इस पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं। जैसे आपने सुना होगा ऊटी का नाम। ऊटी काफी फेमस है, ठीक है। उडगमंगलम इसको वैसे बोला जाता है, उडगमंगलम नाम है इसका, लेकिन सामान्य भाषा में इसे हम ऊटी कह देते हैं। तो ऊटी जो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो इसी पश्चिमी घाट श्रृंखला में ही मौजूद है। लेकिन पश्चिमी घाट श्रृंखला तो काफी विशाल है, इसमें कहाँ है? तो विद्यार्थियों, ऊटी जो है नीलगिरी में स्थित है। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऊटी जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, वो नीलगिरी पहाड़ी पर मौजूद है। किस राज्य में है? तो वो राज्य है विद्यार्थियों तमिलनाडु। इसके अलावा एक पर्यटक स्थल और है जिसका नाम है कोडाई कोनाल। तो कोडाई कोनाल नाम का जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो भी तमिलनाडु राज्य में है, वो भी पश्चिमी घाट में है, लेकिन कहाँ पर है? वो है पालनी पहाड़ियों पर। ध्यान रखिएगा, कोडाई कोनाल पालनी पहाड़ियों पर, ऊटी नीलगिरी में। इनकी लोकेशन याद रखिएगा, पेपर में आपसे किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण है पश्चिमी घाट श्रृंखला, या हम कहें सह्याद्री। इसके अतिरिक्त हम देखें तो नीलगिरी में ही आपको देखने को मिलती है साइलेंट वैली। विद्यार्थियों, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही आपको देखने को मिलती है केरल राज्य में। हमने पढ़ा था कि ये जो नीलगिरी है ये 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो नीलगिरी का जो हिस्सा केरल राज्य में है वहां पर हमें देखने को मिलती है साइलेंट वैली या शांत घाटी। शांत घाटी हमें नीलगिरी में ही देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? तो केरल राज्य में देखने को मिलेगी। तो काफी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यहां पर मौजूद हैं। ऊटी हो गया, कोडाई कोनाल हो गया, या केरल की प्रसिद्ध साइलेंट वैली हो गई। तो ये सारे के सारे पर्वतीय स्थल यहीं पर मौजूद हैं। और विद्यार्थियों, अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें, तो विद्यार्थियों ये क्षेत्र जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इस पूरे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट के इस पूरे एरिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में वृक्षों की और प्राणी जगत की, जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। चूंकि ये क्षेत्र जो है खूब वर्षा और खूब धूप प्राप्त करता है, और पौधों को बढ़ने के लिए यही 2 चीज़ें चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, और बढ़ने के लिए नमी इत्यादि। तो ये दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से भरा हुआ है। इसी कारण से भारत का पश्चिमी घाट जो है एक
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आप जवाब देंगे पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है वो जैव विविधता के मामले में भारत में नंबर 1 पर आता है। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहीं पर है। जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को जानेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो पाए ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि पश्चिमी घाट थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए तकरीबन 1800 मीटर की ऊंचाई पर, पश्चिमी घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं और इन वनों को शोला वन कहकर पुकारा जाता है। ध्यान रखना, शोला वन कहाँ मिलेंगे आपको? पश्चिमी घाट में मिलेंगे। और पश्चिमी घाट में ये आपको तकरीबन 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे। चंदन हो गया, सागौन हो गया, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हर स्थिति से पश्चिमी घाट हमारा काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हमने पूरा पढ़ा और पश्चिमी घाट को पूरा पढ़ने के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो हमने देखा कि पश्चिमी घाट जो है एक सतत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। हमें पूरा एक सतत श्रृंखला दिखाई दे रही है और नीलगिरी की जो गांठ है ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ देती है। लेकिन विद्यार्थियों, जहां पश्चिमी घाट आपको एक सतत श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है, वहीं पूर्वी घाट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा कटा छटा है। यहां पर भी देखिए, इसके बाद गैप आ गया, फिर यहां पर गैप आ गया, फिर यहां गैप आ गया। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट काफी कटा छटा है, जगह जगह ये काट दिया गया है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विद्यार्थियों प्रायद्वीपीय भारत का ढाल। इसका कारण है प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, जो अभी हम यहां देख चुके हैं। भारत का ढाल जो है किस तरीके से है? इस तरीके से है। यानी जो भी नदियां इस एरिया से निकलेंगी वो कहां जाएंगी? वो ढाल के साथ गति करते हुए पूर्व दिशा की ओर गमन करेंगी। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो नदियां हैं पूर्व दिशा की ओर गमन कर रही हैं। अब यहां पे तो हमने कुछ महत्वपूर्ण नदियों को ही मेंशन किया है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं जो इस एरिया में बहती हैं और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। तो इन नदियों के बहाव के कारण ये जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, ये नदियों ने बीच बीच में काट दी है। ध्यान रखना, ठीक है। इन नदियों के बहाव के कारण पश्चिमी घाट श्रृंखला को बीच बीच में काट दिया गया है, छांट दिया गया है। इसीलिए जहां पश्चिमी घाट सतत है वहीं पूर्वी घाट कटा छटा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारत का ढाल, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। इसी वजह से नदियों ने इस श्रृंखला को बीच बीच में से काट दिया है। आप देखेंगे कि बीच में आप देखोगे एक तरफ है कृष्णा, एक तरफ है कावेरी, इसके बीच में ही आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके ऊपर जाओगे तो देखो काफी ज्यादा कटा छटा है, यहां पर भी काफी ज्यादा कटा छटा है। इसका कारण क्या है कि इन नदियों ने यहां पर इस इलाके को काट करके समतल कर दिया है। यहां पर जो पर्वत थे उनका अपरदन कर दिया और उन्हें काट करके लेवल में ला दिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम इस एरिया के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो इसमें देखो ऐसा कुछ खास है नहीं। इसमें केवल आपको प्रमुख पर्वत और उनके नाम पता होने चाहिए, बस। बाकी इसमें आपको और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या ऐसी नहीं है जो आपसे पेपर में पूछ सके। तो इसमें केवल हम पर्वतों की चर्चा करेंगे तथा उनकी लोकेशंस की बात करेंगे। तो चलिए, तो पर्वतों को अगर हम देखें यहाँ पर, तो दक्षिण भारत में यदि देखा जाए तो नीचे से दक्षिण से हम शुरू करते हैं। तो ये जो लगातार 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं कावेरी नदी के उत्तर में, ये कौन कौन सी हैं? ये है विद्यार्थियों पंचामलाई, शेवाराय और जावादी। ध्यान रखेंगे, पंचामलाई, शेवाराय और जावादी, ये तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, पूर्वी घाट में तमिलनाडु राज्य में आपको पंचामलाई, शेवाराय और जावादी नामक पहाड़ियां देखने को मिलती हैं पूर्वी घाट की। पेपर में किस तरीके से प्रश्न आएगा कि बताइए पंचामलाई या जावादी पहाड़ियां या शेवाराय की पहाड़ियां
कहाँ अवस्थित हैं? तो शिवाराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। या किस पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है? तो आप ध्यान रखेंगे पूर्वी घाट का हिस्सा है शिवाराय एवं जाबादी पहाड़ी। इनसे जब आप ऊपर बढ़ोगे तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से आपको दो पर्वत श्रृंखलाएं या दो चोटियां प्रमुख देखने को मिलती हैं, जो कि हैं वलीकोंडा आंध्र प्रदेश में तथा नल्लामलाई। ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट की दो प्रमुख जो चोटियां हैं वो हैं वलीकोंडा तथा नल्लामलाई। ठीक है, अब देखो इनकी ऊंचाइयां जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ऊंचाइयां इनकी हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आप चाहो तो एटलस के माध्यम से इन सभी की ऊंचाइयां ज्ञात कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, लेकिन पेपर में इनकी ऊंचाइयों से सवाल नहीं आएगा। इस वजह से हम केवल नाम और इनकी लोकेशन पर ही फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पूर्वी घाट में हमने देखा कि तमिलनाडु में 3 पहाड़ियां हैं, जाबादी, शिवाराय और पंचामलाई, जबकि आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख चोटियां हैं, नल्लामलाई और वलीकोंडा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पूर्वी घाट का, तो विद्यार्थियों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है महेंद्रगिरी। ध्यान रखेंगे पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है महेंद्रगिरी। ठीक है, जो कि ओडिशा राज्य में है। ध्यान रखेंगे तो ओडिशा राज्य में स्थित जो महेंद्रगिरी पर्वत है ये सबसे ऊंचा पर्वत है पूर्वी घाट का। अगर हम पूरे के पूरे पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है विद्यार्थियों अन्नामुडी, 2695 मीटर ऊंचाई है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।